Where is everybody? ये वो फेमस सवाल है जिसे 1950 में एक लंच टाइम चर्चा पर फेमस फर्मी पैराडॉक्स के रचयिता एनरिको फर्मी ने अपने कोवर्कर्स से पूछा था। साल 1961 में अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने अपने ड्रेक इक्वेशन के जरिए कहा था, अकेले मिल्की वे में ही करीब 10,000 से भी ज्यादा एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकते हैं। पर एज यू कैन सी, सवाल अब भी आंसर नहीं हुआ था। बट गेस व्हाट, अभी जस्ट रिसेंटली एक खबर आई है कि कुछ थियरिस्ट ने इस फेमस फर्मी पैराडॉक्स का अब तक का सबसे खतरनाक सॉल्यूशन खोज निकाला है जो एक्चुअल में वर्क करता है। वेल, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर लिटरली आपका माइंड ब्लो होने वाला है। सो अगर आप में डेयरिंग है तो ही इसे देखना, क्योंकि मैं शुरू करूंगा पहले कॉन्सेप्ट से जो अपने आप में ही काफी यूनिक है। एलियंस एक मैट्रियोश्का ब्रेन नाम की डिजिटल रियलिटी में रह रहे हैं, ये दावा है। साल 1997 में इन्वेंटर रॉबर्ट ब्रैडबरी ने अपनी एक बुक ईयर मिलियन साइंस एट द फार एज ऑफ नॉलेज में ये बताया कि कुछ एलियन सिविलाइजेशंस इतने एडवांस हो सकते हैं कि वो अपने नजदीकी स्टार के अराउंड मल्टीपल डायसन स्फीयर्स का एक स्ट्रक्चर बनाकर अपने आप को एक डिजिटल वर्चुअल यूनिवर्स में अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, इन थियरिस्ट का यह दावा है कि अगर ये सिविलाइजेशंस रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह एक के अंदर एक ऐसे अनगिनत डायसन स्फीयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो उनसे बनने वाला टोटल स्ट्रक्चर नेपट्यून की ऑर्बिट जितना बड़ा होगा और उस स्टार की एनर्जी बिना लीक किए पूरी तरह निचोड़ने की वजह से उनका ये सारा तामझाम प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेबल होगा। थियरिस्ट का यह मानना है फ्रेंड्स कि एलियंस के स्ट्रक्चर में पावर कलेक्टर्स, कम्युनिकेटर मॉड्यूल्स, हीट रेडिएटर्स और बहुत सारा सिलिकॉन मौजूद होगा। पर इन सब से भी स्पेशल एक चीज उनके पास होगी जो हम भी अब तक नहीं बना पाए हैं, और वो है कॉम्प्यूट्रोनियम। अब कॉम्प्यूट्रोनियम एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल है जिसका हर एक पार्टिकल एक छोटे इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। बेसिकली ये आइडिया है कि जैसे एक साधारण कंप्यूटर में अनगिनत मटेरियल से बने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जीरोस और वंस के डेटा को अपने थ्रू रिले करते हैं ताकि उनसे कुछ मतलब की इंफॉर्मेशन बना सके, वैसे इस कॉम्प्यूट्रोनियम के एटम्स इतने पेचीदे होंगे कि वो बिना किसी अन्य मटेरियल के खुद ही इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स की तरह काम करेंगे, और नतीजा उनका पूरा मैट्रियोश का ब्रेन सिस्टम और वो डायसन स्फीयर्स का स्ट्रक्चर ये एक सोलर सिस्टम के साइज का सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बना लिया तो वो उसमें एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाकर फिर अपने आप को जीरोस और वंस के रूप में उस सिस्टम में अपलोड करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, हमारे भगवानों की तरह। क्योंकि वैसे भी मरता सिर्फ शरीर है, इंटेलिजेंस नहीं और डेटा नहीं। अब आई नो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फार फेच लगता है, एंड मे बी आप ये बोलो कि इससे हमें क्या। वेल, बात ये है ना, नासा के प्लैनेटरी साइंस डिवीजन के हेड शॉन डॉगमल गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट वुड कॉन्टैक्ट विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स बेनिफिट और हार्म ह्यूमैनिटी में ये कहा है कि अगर कोई भी एलियन सभ्यता हमसे ज्यादा एडवांस निकली और उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार देंगे। और ये है फर्मी पैराडॉक्स का दूसरा सबसे टेरिफाइंग सोल्यूशन, द डार्क फॉरेस्ट थियरी, जिसे चाइनीज ऑथर लियू सीशिंग ने अपनी नॉवेल 3 बॉडी प्रॉब्लम में काफी डिटेल में बताया था। लियू ने अपने रिसर्च और नॉलेज से यह प्रेडिक्ट किया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ह्यूमैनिटी के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज नॉलेज बेस्ड प्रेडिक्शंस काफी पावरफुल होता है। इस थियरी के अनुसार मान लो कि यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है और उसमें रह रहे सिविलाइजेशंस हंटर्स यानी कि शिकारी है जो उस जंगल में खाने और रिसोर्सेज के लिए दूसरों के साथ कंपीट कर रहे हैं। अब ऑल इन ऑल इन क्रीचर्स का मेन गोल है सर्वाइवल और खुद को प्रिजर्व करना, तो ऑब्वियसली ये लोग अपने एक्सप्लोरेशन को लेकर भी काफी ज्यादा कॉशियस होंगे और ये जितना हो सके अपने आप को छुपाकर, अपने रेडार्स को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को छुपाकर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी और को ना मालूम पड़ सके कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब किसी भी शिकारी का पाला दूसरे शिकारी से पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि सामने वाला थ्रेट है और उसे एनहाइलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इस सोल्यूशन के हिसाब से इसीलिए इतने सारे लाइफ्स, एलियन लाइफ हमारे आसपास होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो सभी अपने एक्सप्लोरेशन को लेकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब बेसिकली इस थियरी का आइडिया इसके रचयिता को कहां से आया? तो गेम थियरी से आया। ये सारा ब्रह्मांड किसी यूनिवर्सल गेम की तरह है, ये गेम थियरी कहती है, जिसमें अलग अलग एक्शंस हमें कोई ना कोई सेट ऑफ आउटकम्स देते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, जैसे ये एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास 2 सिविलाइजेशंस है, सिविलाइजेशन C1 और C2, जो कि एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले से ही जानती है और दोनों वहीं पर सेम रिसोर्सेस या फूड या डोमिनेंस के लिए कंपीट कर रहे हैं। अब ऐसे में लेट्स से इन दोनों में से किसी एक सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल तय है,
तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। जी हाँ, सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के बारे में पता होकर भी बिल्कुल चुप बैठेंगे, जिसकी वजह से इस गेम में कोई आउटकम मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। बट देन ये भी हो सकता है कि कोई एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसमें कुछ आउटकम मिलने के चांसेस तो है, पर फाइनाइट, लेट्स से PHI, क्योंकि आप किसी को एक ही बार मार सकते हो, बार बार जिंदा करके नहीं। लेकिन एक सेकेंड, इन सब के बीच में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है जो हमेशा सच होने वाली है। नो मैटर कौन मर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है दोनों में से कोई भी एक मरेगा। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें कितने चांसेस हैं किसी भी आउटकम के? जी हाँ, इनफिनिट, क्योंकि कोई तो मरेगा, लेकिन कौन, ये तो कोई नहीं जानता। सो बेसिकली अब हमारे पास 3 आउटकम है, 0, फी और इन्फिनिटी, जिन्हें अगर आप समझ चुके हो तो इस सिंपल से डायग्राम को समझने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हो। डायग्राम को ध्यान से जरा देखना। अगर C1 सिविलाइजेशन को फर्स्ट चांस मिलता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो C2 सिविलाइजेशन को खत्म कर दे या फिर कुछ ना करे। कंडीशंस को देखते हुए C1 की सबसे ज्यादा लॉजिकल चॉइस है C2 को खत्म करना, जिसके चांसेस है फी माइनस इन्फिनिटी। और यहां पर मैंने माइनस इन्फिनिटी इसीलिए लिखा है क्योंकि C2 के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस इन्फिनिटी है। लेकिन यहां पर हम C1 के नजरिए से C2 को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। पर यह तो एक बात हुई, अगर C1 ने कुछ नहीं किया तो क्या? वेल इन दैट केस वो पूरी तरीके से C2 के रहमो करम पर होगा कि अब C2 उसे डिस्ट्रॉय ना करे। यानी ये पूरा सिनेरियो बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक गेम से मिलता जुलता है। जैसे इस गेम में भी काउंटर टेररिस्ट और टेररिस्ट दोनों को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में पता होता है, और अगर एक ने ही चांस मिलते हुए दूसरे को नहीं मारा तो फिर दूसरा उसे खत्म कर देता है। यानी इससे ये प्रूव होता है कि अगर 2 सिविलाइजेशंस को एक दूसरे के बारे में पता है तो सर्वाइवल के लिए किसी एक को मरना ही होगा। बट व्हाट इफ उन्हें नहीं पता? सो वेल, तब ये बन जाता है सिनेरियो 2, जिसमें C1 और C2 दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। C1 C2 से कम एडवांस्ड है। अब ऐसे में सभी चांसेस पिछले सिनेरियो की तरह सेम ही रहेंगे, बस कुछ चीजें यहां पर बदल जाएगी। लेट्स से अब C1 के पास एक चॉइस है कि वो सिग्नल भेजकर दूसरे को खोजने की कोशिश करेगा या फिर चुप बैठकर अपनी लोकेशन को सीक्रेट रखेगा। अब इस बीच अगर C1 द्वारा भेजे सिग्नल्स को C2 सिविलाइजेशन ने डिटेक्ट कर लिया तो उसे C1 की लोकेशन का पता चल जाएगा, और जैसे पहले सिनेरियो में C2 सिविलाइजेशन C1 को मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देगी। लेकिन अगर C1 ने कोई सिग्नल कभी भेजा ही नहीं तो C1 को तो किसी सिविलाइजेशन का पता ही नहीं चलेगा, पर साथ ही C2 को भी C1 का पता नहीं चलेगा और दोनों जिंदा बच सकते हैं। जस्ट लाइक PUBG गेम, जिसमें जो आखिर तक कांटेक्ट में नहीं आता वो बिना मेहनत किए आखिर तक जिंदा बच जाता है। यानी कि अगर हम C1 है और किसी दूसरे सिविलाइजेशन से काफी कम एडवांस्ड है तो अपनी लोकेशन ना ब्रॉडकास्ट करने में हमारी भलाई है। वो अलग बात है कि हम ये समझने में बहुत ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी लोकेशन रिवील की है, जैसे कि 1974 में एरेसीबो मैसेज और 1977 में वॉयेजर की गोल्डन डिस्क, जिनमें हमने एलियंस के लिए लिटरली अपना बायोलॉजिकल मेकअप तक डिकोड करके दे दिया प्लेटर पर। यानी अगर ड्रेक इक्वेशन के लेटेस्ट वैल्यूज की माने तो हमारे यूनिवर्स में करीब 15.6 मिलियन सिविलाइजेशंस है, जिनमें से अगर 1% सिविलाइजेशन भी हमसे एडवांस निकले कि वो हमारे सिग्नल को डिटेक्ट कर सके तो 1,56,000 सिविलाइजेशंस मिलकर एक साथ हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। और यही चीज ना इस सोल्यूशन को हमारे लिए डरावनी बनाती है। दरअसल हम शायद सोचते हैं कि हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर ये कोई नहीं सोच रहा है कि हो सकता है कि शायद वो हम पर ऑलरेडी नजर रख रहे हैं। यकीन नहीं आता तो जरा ये सुनो। साओ फ्रांसिस्को, ब्राजील, अक्टूबर 16, 1957 की रात, जब एंटोनियो बाउस नाम का एक फार्मर अपनी खेत से वापस लौट रहा था, तब उसने आसमान में एक अजीब सी रेड कलर की रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और जितनी वो रोशनी उसके करीब आती उतनी ही बड़ी होती जाती। और फाइनली जब उसे पता चला कि वो रोशनी एक एग शेप्ड एरियल क्राफ्ट से आ रही है, तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। बट देन उसे एक 5 फुट लंबे मिस्टीरियस से क्रीचर ने पकड़ लिया, और उसके 2 साथी उसे घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले गए। स्पेसशिप में आते ही उन क्रीचर्स ने उस पर एक अजीब सा जेल लगाया और एक मेडिकल रूम में उसे टेस्ट के लिए ले गए। बोआस को वो लोग एक सेमी सर्कुलर रूम में ले गए, जहां उसने देखा कि बहुत सारे अनोखे से सिंबल्स हैं। उसी रूम में उन्होंने बोआस के चिन से ब्लड के सैंपल्स भी लिए, जिसके बाद उन्होंने बोआस को वापस छोड़ दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो एकदम ही शॉकिंग था। उसकी इस स्टोरी को सुनकर ब्राजील के एक नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर ओलावो फोंटेस ने उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया। एंड गेस व्हाट ही फाउंड?
बोआस रेडिएशन पॉइजनिंग का एक शिकार हो गया था, और इतना ही नहीं, उसके शरीर पर लाल रंग के लंप्स थे जिनमें से पीले रंग का पानी जैसा एक लिक्विड निकल रहा था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि बोआस की स्टोरी को सबसे कंजर्वेटिव थियरिस्ट भी सच मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार फर्मी पैराडॉक्स का एक और टेरिफाइंग सोल्यूशन है कि एलियंस को हम ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारे बीच ही मौजूद है। बट एक सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सोल्यूशन मैट्रियोश्का ब्रेन ये कहता है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस अपने आप को कंप्यूटर सिस्टम्स में अपलोड कर सकते हैं, और लास्ट सोल्यूशन कहता है कि एलियंस हमारे बीच मौजूद है। सो व्हाट इफ हम पर स्पाई करने वाले मैलवेयर्स इन्हीं एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस द्वारा बनाए गए हो? तो वैसे भी आखिर कितने सारे ऐसे मैलवेयर्स हैं जिनके सोर्स तक हम पहुंच ही नहीं पाते? Seems impossible, right? Well, अगर वो क्वांटम कंप्यूटर्स या उससे भी ज्यादा एडवांस कंप्यूटर्स यूज करते हो तो वो वर्म होल्स तक बना सकते हैं आर्टिफिशियली, जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कि किस तरीके से वर्म होल क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली गूगल द्वारा अपने क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू। उसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन as always, stay curious, keep learning and keep growing.